गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। आप मेरे से अच्छे से परिचित हैं। और जो रघुनाथ स्कूल, जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से जो आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध कराई जा रही है, उसमें कक्षा 7 में मैं आपको सामाजिक विज्ञान है वो पढ़ा रहा हूँ। हमारा पेज नंबर 39 है वो चल रहा था। जैसा कि मैंने बच्चों आपको बताया था, दिल्ली सल्तनत के समय सुल्तान के प्रशासकों ने ज़मीन की पैमाइश करवाई थी, ज़मीन की नाप करवाई थी और उसका बड़ी सावधानी से उसका ब्यौरा रखा गया था। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत में नौकरी करने लगे थे। जैसा आपको बताया है, कुछ पुराने सामंत थे या जमींदार थे जिनसे लगान वसूली का अधिकार है वो छीन लिया गया था। उन्हें वसूली अधिकारी के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया था, वसूली अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति की गई थी। जैसा कि बच्चों आपको पता है, जो पुराने सामंत और जो जमींदार थे वो राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे थे। उसमें 3 प्रकार के कर थे बच्चों, जैसा आपको पता है। एक तो खेती पर लिया जाने वाला कर, कृषि कर, जिसे खराज कहा जाता था। जैसे मुगलों के बाद, मुगलों के आदमी तक ये 4 प्रकार के कर हो गए: खराज, खम्स, जजिया, जकात। खराज, खम्स, जजिया, जकात। लेकिन सल्तनत काल के समय 3 प्रकार के कर थे। पहला कृषि कर, जिसे खराज कहा जाता था बच्चों, खराज, और ये किसान की उपज का लगभग 50% था। तो हम कह सकते हैं कि किसानों को उनकी उपज का लगभग 50% भाग है वो राजस्व के रूप में देना होता था। इसके अलावा मवेशियों पर भी कर लगाया जाता था, इसके अलावा घरों पर भी कर लगाया जाता था। पेज नंबर हमारा 39 चल रहा है बच्चों। ये याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा था वो दिल्ली के सुल्तानों के नियंत्रण से बच्चों बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों पर नियंत्रण मुश्किल था। तो दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद, दक्षिण भारत की जो विजय हासिल हुई थी दिल्ली के सुल्तानों को, उस विजय के तुरंत बाद ही यह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यानी जो बंगाल जैसे जो क्षेत्र थे वो पुनः स्वतंत्र हो गए। यहाँ तक कि जो गंगा के मैदानी इलाके में भी जो घने जंगल वाले क्षेत्र थे, जिनमें पैठन में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी, जिन्हें पैठनी में सुल्तान की सेना वहाँ पे जा नहीं सकती थी, क्योंकि यहाँ पर घने बांस के जंगल होते थे और इसके अंदर कृषि व्यवस्था होती थी, इनके घर बने हुए होते थे। और जो बांस के जंगल है वो एक तरीके से उनके लिए तारों का काम करते थे, इन सीमा के प्रहरी के रूप में काम करते थे। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों पर अपना शासन जमा लिया था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती से अधिकार तो जमा लिया था, लेकिन ये अधिकार कुछ समय के लिए ही कायम रहा। कुछ समय के बाद ये अधिकार है वो वापस चला गया। जैसे कि बच्चों आपको पता है, चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ओक्शियाना, जिसे आधुनिक उज्बेकिस्तान कहा जाता है, उस पर हमला कर दिया था। और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के प्रारंभ में दिल्ली पर मंगोलों की दावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना रक्षा में रखनी पड़ी थी। चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो चाहे मोहम्मद बिन तुगलक हो, उन सुल्तानों ने दिल्ली की सुरक्षा के लिए, दोनों सुल्तानों ने एक विशाल सेना है वो स्थानीय सेना रखनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना सबसे बड़ी चुनौती था, क्योंकि उनके लिए आयुध की रक्षा व्यवस्था करना, उसके लिए उन्हें नगद वेतन देना या जागीरें देना, इसके अतिरिक्त उनके लिए घुड़सवारों की व्यवस्था करना भी बहुत मुश्किल था। आइए हम देखते हैं कि दोनों सुल्तानों ने इन चुनौतियों का सामना कैसे किया। तो सबसे पहले हम अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर दिया हुआ है और मोहम्मद बिन तुगलक, हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली पर 2 बार हमले हुए। अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली पर 2 बार हमले हुए। एक तो 1299 से लेकर 1300 तक, और दूसरा पहला कब हुआ था बच्चों?
1299 से लेकर, दूसरा कब हुआ 1302 से 1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी की थी। एक विशाल स्थानीय सेना को अलाउद्दीन खिलजी ने खड़ा किया था। दूसरी ओर मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में प्रारंभिक वर्षों में दिल्ली सल्तनत पर हमला हुआ था। मंगोल सेना पराजित हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो मंगोल सेना थी वो पराजित हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस ओक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली थी। एक स्थानीय सेना उसने तैयार करके उसका आक्रमण कदम था। जैसा कि आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक की जो कई विफल योजना थी उनमें से एक योजना यह भी थी कि उसने ट्रांस ओक्सियाना पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। इसके लिए उसने अग्रिम वेतन भी दिया था और करीब 2.5 से 3 लाख की सेना वो उसने तैयार की थी। उसने एक स्थायी सेना तैयार करके उसका आक्रमण कदम था। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए शीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए क्या किया था बच्चों? शीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया था जो एक सैनिक छावनी थी। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक ने नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली से 4 शहरों में से सबसे पुरानी शहर दिल्ली पूना के निवासियों से खाली करवा वहाँ सैनिक छावनी बनवा दी थी। अपने गैरिसन बनाने के स्थान पर दिल्ली के जो 4 शहर थे उसमें जो प्रमुख शहर था मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, जो पुराना शहर था जिसे हम दिल्ली पूना कहते हैं उसके निवासियों से उसे खाली करवा लिया था और वहाँ पर सैनिक छावनी बना दी थी। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी, जो पुराने शहर जो दिल्ली के निवासी थे उनके को, जैसे आपको पता कि मोहम्मद तुगलक की जो कुछ मूर्खतापूर्ण योजनाएं थी उनमें से एक योजना थी कि उसने दिल्ली के स्थान पर दौलताबाद को राजधानी बनाया था और अपने पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में दौलताबाद है वो भेज दिया था। तीसरी ओर सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया था। तो सैनिकों की आमदनी कैसी हो, सैनिकों का पेट कैसे भरे, सैनिकों की राजस्व कैसे मिले, तो इस समस्या को समाधान करने के लिए गंगा यमुना के जो बीच की भूमि थी वो कर के रूप में जो भी उनको राजस्व मिलता था वो राजस्व वो जो सैनिक थे वो उस पर पैदावार इकट्ठी करके हल कर लेते थे। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा वो कर के रूप में तय किया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो कर था वो बहुत ज़्यादा था और 50% तक हिस्सा है वो राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय बच्चों सेना को खिलाने के लिए उस इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया था, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतें पूरे करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए थे। खाद्यान्न तो इकट्ठा किया गया था लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या ज़्यादा थी, इसलिए आपको पता है उसने ट्रांस ओक्सियाना के लिए भी अपना सैनिक अभियान भी तैयार किया था। ट्रांस ओक्सियाना के लिए उसने सैनिक अभियान तैयार किया था, उसने विशाल मात्रा में सेना तैयार की थी। तो लाखों सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए थे। उस दौरान उसके क्षेत्र में अकाल भी पड़ा था। दोआब में कर वृद्धि की थी लेकिन उसी साल दोआब में क्या हुआ था, अकाल पड़ गया था और ये योजना भी उसकी असफल रही थी। इसके अतिरिक्त सैनिकों को वेतन भी देना होता था। आपको पता है सैनिकों को वेतन भी व्यवस्था की थी और अलाउद्दीन खिलजी के समय सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था थी वो शुरू हुई थी। सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन यानी किसी जागीर के स्थान पर नगद वेतन देना शुरू किया था। आपको अंडरलाइन करना बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी ने जागीर के स्थान पर नगद वेतन देने की व्यवस्था शुरू की थी। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे। जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें कठोर से कठोर सजा मिलती थी। अलाउद्दीन की, इसलिए हम कहते हैं अलाउद्दीन की जो सैन्य व्यवस्था थी और बाजार नियंत्रण की व्यवस्था थी वो अपने आप में उत्तम थी। उसने कालाबाजारी को रोक दिया था। व्यापारियों को निर्धारित कीमत पर वस्तु बेचने के लिए बाध्य कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यापारी कम तोलता था तो उसके शरीर का उतना ही मांस काट दिया जाता था। मोहम्मद तुगलक ने भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण रखने के स्थान पर उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन
साकेतिक मुद्रा चलाई थी, जो उसकी योजना असफल हुई थी। साकेतिक मुद्रा के लिए उसने क्या किया था, उसने तांबे के सिक्के चलाए थे। लोगों ने जाली टकसाल के तहत तांबे के सिक्के वो घरों में ढलाई करनी शुरू कर दी थी। इसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने लोगों को कहा कि चांदी के सिक्के ले जाएं और तांबे और कांसे के सिक्के जमा कर दें। इससे पूरा राजकोष खाली हो गया था। लेकिन कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए उसने खुद आज की जो कागजी मुद्रा थी उसकी तरह सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, जिनमें तांबे और कांसे के सिक्के होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के होते थे। 14वीं शताब्दी के लोगों को इस मुद्रा पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, वे बहुत चतुर थे। मैंने आपको कहा था कि लोगों ने सांकेतिक मुद्रा के स्थान पर अपने घरों में मुद्रा छापनी शुरू कर दी थी। अपने सोने चांदी को सिक्के को बेच कर रख लेते थे और तमाम कर इस टोकन मुद्रा में चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसी जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जाते थे। लास्ट अंतिम में बच्चों, अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे थे। अलाउद्दीन को इतिहास में काफ़ी सफल बादशाह माना जाता है। इतिहासकारों ने कीमतों की कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता की आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमणकारी के खतरे भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया था। तो अलाउद्दीन का प्रशासनिक कदम है, उसकी सैन्य व्यवस्था थी, उसके बाजार नियंत्रण की व्यवस्था थी, वो काफ़ी सफल थी। तो अलाउद्दीन यहाँ से लेकर आपको वस्तुओं की कुशलता की आपूर्ति उसके शासनकाल में बहुत प्रशंसा की है। तो यहाँ तक आपको अंडरलाइन करना है। वही दूसरी ओर मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए जो प्रशासनिक कदम थे वो बेहद असफल रहे थे। चाहे दुआब में कर वृद्धि हो, चाहे सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हो, चाहे राजधानी परिवर्तन हो, चाहे खुरासान पर विजय अभियान हो, ये समस्त योजनाएं आदि सभी योजनाएं असफल रही थी। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था और मात्र 7 सैनिक वो जीवित बचकर आए थे। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया था, अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया था। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उससे कई परेशानियां आई थी। दौलताबाद को उसने राजधानी बनाया था, लेकिन दौलताबाद ले जाने से लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि, गंगा यमुना के दोआब में अकाल पड़ना, जनता का क्षुब्ध होना, बगावत पर उतर आना, मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी थी। ये उसकी कुछ असफल योजनाओं में से एक थी। तो आज हमने बच्चों अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक की योजनाओं के बारे में पढ़ा है। मैंने जहाँ जहाँ बच्चों आपको अंडरलाइन कराया है आपको अंडरलाइन करना है। पहले पॉइंट में 1299, 1302 से 1303 में मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में सल्तनत ने हमला किया, मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने टास ओक्सियाना पर आक्रमण की योजना बनाई थी। वहीं अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए शीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया था। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक ने नया गैरिसन स्थान बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में सबसे प्राचीन था दिल्ली कुना उसके निवासियों से खाली करवा दिया था, वहाँ सैनिक छावनी बना दी थी। इसके अतिरिक्त सैनिकों के पेट भरने की समस्या के लिए हल करने के लिए उसने खेती की पैदावार को इकट्ठा किया और हल किया। किसानों की पैदावार का 50% था वो हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया गया था। वहीं सेना को खिलाने के लिए उसने मोहम्मद तुगलक ने खाद्यान्नों को इकट्ठा किया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या को जरूरत पूरा करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए थे। इसके अतिरिक्त सैनिकों को अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को वेतन देना शुरू कर दिया था, नगद वेतन। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन शुरू कर दिया था। मोहम्मद तुगलक ने भी सैनिकों को नगद वेतन दिया था, लेकिन उसकी जो कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए उसने कुछ आज की जो कागजी मुद्रा है जिसे हम टोकन मुद्रा कहते हैं वो चलाई थी, जो असफल रही थी। इसके अतिरिक्त लास्ट में अलाउद्दीन की प्रशासनिक कदम है वो बच्चों काफ़ी सफल रहे थे। इतिहासकार ने उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसकी बाजार नियंत्रण की व्यवस्था थी, उसके जो सैन्य सुधार थी उसकी बुरी प्रशंसा की है। इतिहासकारों ने कीमतों की कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता की आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक अपनी समस्त योजनाओं में असफल रहा था, चाहे दुआब में कर वृद्धि हो, चाहे सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हो, चाहे राजधानी परिवर्तन हो, चाहे खुरासान अभियान हो, चाहे कश्मीर पर अभियान हो, ये समस्त जो उसकी योजनाएं थी वो असफल रही थी। मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे थे। उसकी समस्त प्रशासनिक योजनाएं हैं वो असफल रही थी। दिल्ली से दौलताबाद वाली योजना, इसके अतिरिक्त दौलताबाद ले जाने से लोग क्षुब्ध थे, करों में वृद्धि, गंगा यमुना के दुआब में अकाल, विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई। मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। तो हमने अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बारे में हमने पढ़ा है आज। इसको आपको समझना है बच्चों, इसको अंडरलाइन करना है। जो मैंने अंडरलाइन करवाया है
जो मैंने निशान लगवाए किताब में उसको आपको फेयर कॉपी में उतारना है बच्चों, इसको लिखना है, याद करना है। धन्यवाद।